धन्यवाद कि आपने आज इस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में आपने हमारे जो इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं, सबसे पहले जिनके साथ हम लोगों ने अपना समझौता किया, हीरो मोटोकॉर्प की ओर से श्री धर्मरक्षक जी, आज उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि ये हमारे को अपने रूट्स और अपनी पहचान के साथ, अपनी शुरुआत के साथ जोड़ती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज इस कार्यक्रम में आए। जयकांत सिंह जी, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी जुड़े हैं और वर्ल्ड स्किल्स के साथ भी जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने भी अपना समय इस कार्यक्रम में दिया। और साथ ही मिस इशिता कौल, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने ड्रीम्स के बारे में और ड्रीम्स के बारे में कैसे वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उसके बारे में उन्होंने आज चर्चा की। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी जो डीन फैकल्टीज हैं विभिन्न फैकल्टीज में, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर ऋषिपाल और प्रोफेसर ज्योति, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद था। आपकी जो टीम्स हैं जिन्होंने आज इस प्रोस्पेक्टस को लॉन्च करने का संकल्प लिया और आज इसे लॉन्च किया, आप सब लोगों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक वर्ष 2021-22 की एक राह को पकड़ लिया है और अब उस राह को अचीव करने के लिए आप संघर्षरत रहेंगे। और ड्रीम्स की जो बात अभी हम कर रहे थे, सुन रहे थे, उस को पूरा करने में आप अपना पूरा योगदान देंगे। क्योंकि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है और इस अवसर पर यूथ को संबोधित करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जहां तक यूथ का विषय है, मैंने एक चाइना के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम था लाओ से। उनके बारे में बड़ी अमेजिंग सी चीज मैंने एक बार पढ़ी थी कि ही वॉज बॉर्न ओल्ड। हालांकि मैं इस पे विश्वास नहीं करता, इट्स नॉट बिलीवेबल कि समवन कैन बी बॉर्न ओल्ड, मैं इसे एग्री भी नहीं करता हूँ, परंतु ये सुनने में आया था कि लाओ से वॉज बॉर्न ओल्ड। बट इसका कॉन्टेक्स्ट जब मैं आज देखता हूँ, जब मैं अपने देश के अंदर अपनी युवा पीढ़ी को देखता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि ये कहानी कितनी सच हो सकती है, कितनी कहानी सही हो सकती है। ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे युवा, जिसको हम कहते हैं, आज बहुत सारे हमारे देश में जो लोग पैदा होते हैं, जो यूथ बन जाते हैं, वो मुझे लगता है कि दे आर बॉर्न ओल्ड। वो बूढ़े ही पैदा होते हैं। मेरा कहना बूढ़े का मतलब ये नहीं कि वो उम्र से बूढ़े हैं। शरीर से हो सकता है कि हम जवान दिखते हों, परंतु जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारा इनर एनर्जी है, वो ओल्ड दिखती है, वो बूढ़ी दिखती है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमारा जो शरीर है वो बूढ़ा दिखे, लेकिन हमारी अंतरात्मा या हमारी जो इनर एनर्जी है वो जवान दिखे। अब भारत एक इतना बड़ा यूथफुल नेशन है, हम कहते हैं, डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं। कभी किसी ने ये जाना, जब हम ये शब्द यूथ यूज करते हैं या ये यूथफुलनेस की जब बात करते हैं, क्या है ऐसा कंटेंट यूथफुलनेस का? क्या है मटेरियल जो इस यूथफुलनेस को बनाता है? क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स जो उस यूथफुलनेस को बनाते हैं? मुझे कभी कभी लगता है कि वो इंग्रेडिएंट्स, वो मटेरियल की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। हमें चारों ओर अपने युवा दिखते हैं, जो शरीर से तो युवा दिखते हैं, बट वो फंडामेंटल मटेरियल जो उस युवा के अंदर होना चाहिए, वो जो फंडामेंटल मटेरियल उस युवा को कंस्ट्रक्ट करता है एक यूथ के नाते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है।
और मैं आपको 4 एफ्स के बारे में बताऊंगा, जो मैं आज सवेरे जब सोच रहा था कि मैं जब बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा। मुझे सबसे पहले जब मैं इशिता को सुन रहा था तो मुझे ध्यान आया कि यूथफुलनेस का एक बहुत बड़ा आधार है, एक कंस्ट्रक्ट जिसकी आधारशिला यूथफुलनेस की, जिसके ऊपर यूथफुलनेस की आधारशिला रहती है, वो है हमारी वो आंखें जो भविष्य के अंदर अंकित हो। यानी दोज आईज विच ऑलवेज लुक इनटू द फ्यूचर, वो आंखें जो हमेशा फ्यूचर के अंदर एक्सप्लोर कर रही हो नई चीजों को। मुझे लगता है यूथ, आपने बच्चे देखे होंगे, जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमेशा वो नई चीजों को करने में बड़े आतुर होते हैं। उन्हें बरसात में आप खड़ा कर दें, धूप में खड़ा कर दें, लेकिन वो नया नया प्रयोग करने में हमेशा लगे रहते हैं, तब तक जब तक उनके पेरेंट्स उन्हें टोकते नहीं, रोकते नहीं और उनसे वो चीजों हाथ से छीनते नहीं। वो जो वो जो फ्यूचर ओरिएंटेशन है बचपन में, छोटे बच्चों में, जब तक उनके पेरेंट्स उनकी वो फ्यूचर ओरिएंटेशन छीनते नहीं है उनसे, स्कूल में वो फ्यूचर ओरिएंटेशन छीनते नहीं है उनसे, तब तक वो फ्यूचर ओरिएंटेशन के साथ वो जन्म तो लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेशन, जो आगे देखना, ये फ्यूचर ओरिएंटेशन कहीं लुप्त हो जाती है। और मुझे लगता है ये फ्यूचर ओरिएंटेशन ही यूथफुलनेस का पहला फंडामेंटल पड़ाव है। आप देखिए, जो ओल्ड होता है, जो पुराना होता है, जो बूढ़ा होता है, उसकी ओरिएंटेशन पास्ट में रहती है, वो हमेशा पीछे देखता है, क्योंकि उसे पीछे देखने में एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलती है, उसे पीछे देखने में एश्योरेंस मिलती है, क्योंकि पीछे जो उसने देखा है वो टेस्टेड है, अब उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। वो आगे नहीं देखते, बूढ़े आगे नहीं देखते, जो जो उस मानसिकता के लोग हैं वो आगे नहीं देखते, क्योंकि आगे देखने में उन्हें डर लगता है, क्योंकि आगे देखने में फियर है, क्योंकि आगे मृत्यु खड़ी है। लेकिन जो यूथ होता है, जो युवा मानसिकता, मैंने शरीर से नहीं कहा, मैंने अंदर की एनर्जी से कहा, इसलिए ये डाइवर्सिटी समझने जरूर। जो युवा होता है वो यूथफुलनेस को उपलब्ध तब होता है जब वो फ्यूचर में देखे, जब वो एस्पायर करे, जब वो इमेजिन करे। और वही युवा जो भविष्य की ओर नजर रखते हैं, वही युवा जो एस्पायर करते हैं, वही युवा जो कल्पनाएं करते हैं, वही एक देश की, एक समाज की डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1000 वर्षों में इन्वेडर्स ने और कॉलोनियल्स ने हम पर ऐसा रूल किया कि हमारी आगे देखने की शक्ति को बिल्कुल ही हमें विक्षुब्ध कर दिया है। मैं आईबीएम में था, मैं श्नाइडर में था, मैं बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुका हूं। जब मैं देश और दुनिया भर में घूमता था तो मैं जब वहां लोगों से या वहां के युवाओं से जब मैं मिलता था, जो हमारी कंपनी में भी काम करते थे, बाहर भी काम करते थे, मैं उनसे पूछता था उनका आइडिया क्या है फ्यूचर का, व्हाट्स देयर आइडिया ऑफ फ्यूचर, व्हाट डू दे वांट टू डू इन फ्यूचर। एंड आई वाज सरप्राइज्ड समटाइम्स। कोई कहेगा जी मुझे तो एक ड्रीम कार बनानी है। हम आईबीएम में थे तो मुझे याद है वॉटसन कंप्यूटर के टाइम पे मैं गया था, जब वॉटसन आईबीएम बना रहा था, तो जिन यूथ इंजीनियर से हमें मिला था रिसर्च डिवीजन, उनका ये कहना था उस समय, वी वांट टू मेक सच रोबोट व्हिच टॉक्स एंड व्हिच विल बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग एंड व्हिच विल बी मोर 100 टाइम्स इंटेलिजेंट देन ए ह्यूमन बीइंग। ये उनका ड्रीम था। किसी से पूछो तो उनका ड्रीम है कि कोई स्पेस शटल बनाना है जो मार्स पे चला जाए। किसी से पूछो तो कोई ऐसी कार डेवलप करनी है जो बिना फ्यूल के चले। किसी से पूछो तो इस तरह के ऑर्गन्स क्रिएट करने हैं जो रिप्लेसमेंट बैंक के नाते दुनिया भर में अवेलेबल। किसी को पूछो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी, किसी को पूछो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना।
मतलब एक फ्यूचर का, एक यूटोपियन फ्यूचर उनके माइंड में है। लेकिन जब आप अपने यहां किसी युवा से पूछते हो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ फ्यूचर, दे हैव नो आइडिया ऑफ फ्यूचर, दे हैव नो ड्रीम, देयर इज नो यूटोपिया ऑफ फ्यूचर। एक भविष्य को कल्पना में लाने की कोई दृष्टि ही नहीं है। और जिस राष्ट्र में, जिस देश में एक युवाओं के अंदर फ्यूचर को देखने की काबिलियत, सलाहियत नहीं हो, वो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ सकता है? और अगर एक राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र हमसे बनता है, युवाओं से बनता है, लोगों से बनता है, अगर एक राष्ट्र आगे देखना बंद कर दे, उस राष्ट्र का भविष्य क्या हो सकता है? इसलिए आप किसी से पूछो, हम बड़े अच्छे हैं, हम अपने गोल्डन पीरियड के बारे में बताएंगे, हम कहेंगे हम ऐसे थे, हमारे यहाँ इस प्रकार के विश्वविद्यालय थे, हम कहते रहते हैं, ये कहना बुरा नहीं है। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे, ये कहना बहुत बुरा नहीं है। लेकिन ये कहने के साथ साथ ये कहना आगे के लिए सत्य भी तो उसको करना है कि अगर हम पुराने में बहुत अच्छे थे तो आने वाले दिनों में और अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर हम पुराने में कृष्ण पैदा कर सके, बुद्ध पैदा कर सके, नानक पैदा कर सके, आर्यभट्ट पैदा कर सके, अब्दुल कलाम पैदा कर सके, अजीम प्रेमजी पैदा कर सके, रामानुज पैदा कर सके, सावित्रीबाई फुले पैदा कर सके, कल्पना चावला पैदा कर सके, इंदिरा पैदा कर सके, तो ये जो हमारा इतिहास है, ये आने वाले दिनों में इससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आने वाली सदियों में जो लोग आएंगे इस देश में, वो कैसे मानेंगे कि इस देश की धरती ने ऐसे लोगों को जन्मा? क्योंकि जब आने वाले दिनों में वो युवाओं को भविष्य ओरिएंटेड देखेंगे ही नहीं, वो कैसे मानेंगे कि इस धरती ने इस प्रकार के महापुरुषों को, साइंटिस्ट को, बिजनेस टाइकून्स को जन्म दिया? वो विश्वास नहीं कर पाएंगे ऐसे ग्रंथों पे, ऐसे पुस्तकों पे, ऐसी चीजों को पढ़ाने में। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें भी एक यूटोपियन फ्यूचर अपने माइंड में क्रिएट करना है, हमें भी ड्रीम को उपलब्ध होना है, हमें इनोवेशन के बारे में सोचना है, हमें नई चीज को नए तरीके से करने के बारे में सोचना है, एक आइडियल फ्यूचर के बारे में कल्पना करनी है। पुरानी पर्सनैलिटीज देश की जो हैं, पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराने जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनसे प्रेरणा लेके हमें राम से भी अच्छे राम पैदा करने हैं, कृष्ण से भी अच्छे कृष्ण पैदा करने हैं, अब्दुल कलाम से भी अच्छा अब्दुल कलाम पैदा करने हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम उनकी दृष्टि से भी एक दृष्टि आगे सोच सके। भारत 2047 में 100 वर्ष पूरे करेगा। क्या है कल्पना हमारे युवाओं की 2047 की? इन 100 वर्षों में भारत कहां से कहां जाना चाहिए? एक क्वार्टर अभी भी हमारे पास बचा है, 25-26 साल। हम क्या ड्रीम करते हैं कि कहां भारत को लेके जाएंगे? इसलिए हर एक युवा आज एक ड्रीम के साथ जिए, और वो ड्रीम को देखने की कला, कौशल बहुत जरूरी है। कैसे बड़े सपनों को देखा जाए, इसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। कैसे बेटर ड्रीम्स, बोल्डर ड्रीम्स, करेजियस ड्रीम्स हम देखें, ये बहुत जरूरी है। और फिर कैसे उन स्किल्स को सीखें जिससे उन ड्रीम्स को हम पूरा कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये मेरा पहला एफ है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन इज क्रिटिकल फॉर द यूथ्स ऑफ टुडे। लर्न द स्किल हाउ टू लिव इन फ्यूचर, हाउ टू क्रिएट अ फ्यूचर। आप छोटा काम करते हो, आप बड़ा काम करते हो, आप कोई कंपनी में काम करते हो, आप किसी खेत में काम करते हो, जहां भी काम करते हो, आप झाड़ू मारते हो या आप सफाई की बहुत बड़ी कंपनी चलाते हो, कोई भी आप काम करते हो, एक फ्यूचर ओरिएंटेशन उस काम की होना बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा जो एफ है वो है आपको फियरलेस होना बहुत जरूरी है। हमें डराया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, हमें बताया जाता है कि आप ये नहीं करते, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमारे मानसिकता के अंदर ये ठूस दिया गया है कि आप इनोवेट नहीं कर सकते,
लेकिन अगर हम अपने भारत की प्राचीन चीजों को देखें तो हमें लगेगा जितनी इनोवेशन इस देश ने दी है शायद ही दुनिया ने कहीं पे दी होगी। और वो फियरलेस इनोवेशन थी। आप अजंता एलोरा को देखें तो कभी समझ में नहीं आता है कि क्या ये इसी देश ने निर्मित किए हैं। आप आर्किटेक्चर को देखें और उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजाइन को देखें तो आप चकित हो जाते हैं कि क्या यहीं के लोगों ने वो बनाया है। लेकिन जितने भी आक्रमणकारी आए, जितने भी कॉलोनियल्स आए, उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया ये आप नहीं थे। और आज हम डरते हैं कोई चीज के अंदर रिस्क लेने, कोई चीज के अंदर रिस्क लेने के लिए आज वो सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। हमें बचपन से ही, हम जब पैदा होते हैं, हमें ये नहीं करना है, वो वैसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क टेकिंग का भाव ही नहीं जगाया जाता। हमें एक फॉलोअर माइंडसेट की तरह काम करने को कहा जाता है। मुझे लगता है कि फियरलेसनेस के लिए जो लीडरशिप का माइंडसेट है रादर देन द फॉलोअर का माइंडसेट, ये करना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर आइडिया है, उस आइडिया के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, रिस्क लेने की जरूरत है। आप देखें कि आपके पास स्पॉन्सर भी आएंगे, फंड भी आएंगे, मार्केट भी आएगा, आप एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन, टाइम लगाना, फेल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है। फेल होते हैं फिर ट्राई करेंगे, फेल होते हैं फिर ट्राई करेंगे। सक्सेस का मंत्र वही है। लेकिन उसके लिए फियरलेस होना, परसिस्टेंट होना, हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। किसी की मेंटरशिप लेना बहुत जरूरी है। तीसरा जो मेरा ध्येय है वो है हमें फेथ, विश्वास, विश्वास अपने पे, विश्वास अपने अंदर की पोटेंशियलिटीज पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने बिलीफ सिस्टम को जगाना, अपनी कैपेसिटीज को रिकॉग्नाइज करना। हमें आज किसी ने अंदर झांकना ही नहीं सिखाया है कि हमारे अंदर का विश्वास हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमें आज विश्वास ही नहीं है कि हमारे अंदर विश्वास स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि हम कभी अपने साथ समय बिताते ही नहीं। हम सारा समय बाहर बिताते हैं। कभी अपने साथ बिताइए आधा घंटा रोज, आपको पता लगेगा कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियलिटीज हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप वो सब कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन उसके लिए आपको अंदर के उस फेथ को जगाना बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर के उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और सबसे अंत में फुलफिलमेंट। आपको जो भी मिलता है उसमें संतुष्टि। हर चीज को पाने का अपना एक समय, अपनी एक सीमा है, परंतु हम चाहते हैं कि सारी की सारी चीजें आज हमारे पास आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। रोम एक दिन में नहीं बना, उसके लिए समय लगा। तो जितना आप अचीव करते हैं उसको मेजर करें और जितना अचीव किया उसमें संतुष्ट रहें। अपने हमारे हीरो मोटोकॉप से धर्मरक्षक जी कह रहे थे कि भारत ने क्या प्रगति की है। भारत ने निश्चित रूप से बहुत कम रेट में प्रगति पिछले कुछ दशकों में की है, परंतु पिछले कुछ दशकों में भारत ने कुछ इंप्रूवमेंट्स भी की हैं। और पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में भारत ने अच्छी प्रगति की है और उसमें बहुत सारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ एक दुनिया भर में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स करके, ये दुनिया भर में फ्यूचर इंडेक्सिंग करते हैं एजुकेशन के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि अगर हम उस इंडेक्सिंग में देखें 2016, 17, 18 में हम लोग बहुत नीचे की रैंकिंग्स में थे, करीब 50 की रैंकिंग में थे, फिर 48 की रैंकिंग में आए। 2019 के अंदर जब इसी इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स और एजुकेशन की रैंकिंग में भारत को देखा गया तो हम लोग 35वें पायदान पे पहुंचे हैं। ये अच्छी बात है। दुनिया में अगर आप देखें फिनलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद स्वीडन है, लेकिन भारत ने भी अपनी प्रेजेंस वहां दिखाई है। हालांकि अभी बहुत लंबा सफर है। यही नहीं, अगर आप भारत की जो इनोवेशन इंडेक्स है, जो दुनिया भर के देशों का जब इनोवेशन इंडेक्स देखा जाता है, हमने पिछले एक दशक में भारत की इनोवेशन इंडेक्स को बहुत आगे जंप पाया है। कहां हम 74वें पायदान में थे और 2020 में आज हम 48th रैंक पे हैं। तो मेरा कहना यह है कि
हम लोग उस दिशा में हैं, पर मुझे लगता है हमारी उस डेमोग्राफी का अगर वास्तविक बेनिफिट भारत ने लेना है, उस यूथफुलनेस का, अगर हम जिसको हम आज बोलते हैं यूथ स्किल्स डे, तो इस डे के दिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि वो यूथफुलनेस, आप किसी भी उम्र के हों, वो यूथफुलनेस जो है, 4 Fs की बात है, उन 4 Fs के बीजों को निर्मित करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और अगर हम ये करते हैं, हम भारत को निश्चिंत ही बहुत जल्दी, कुछ ही दशकों में, 2047 जो भारत का 100 वर्ष पूरा होगा, भारत को निश्चिंत ही नंबर 1 पायदान पर लाके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो यूथफुलनेस को अपने अंदर निर्मित करना जरूरी है। एक बार पुनः आपने आज इन कार्यक्रमों को लॉन्च किया है, ये प्रोस्पेक्टस आ गए हैं, मैं सभी फैकल्टीज को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इस वर्ष, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने हमारा कैंपस, अभी भी हम कैंपस में नहीं है, और विश्वविद्यालय जब तक अपने कैंपस में नहीं हो, अपने हाई 100% पोटेंशियल को नहीं दे सकता। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि बिना कैंपस के भी आपने इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कौशल और काम को किस प्रकार से निभाया है, ये वास्तव में सराहनीय है। मुझे उम्मीद है जिस दिन हम कैंपस के अंदर होंगे, हम अद्भुत काम करेंगे, और उस अद्भुत काम करने के लिए इस वर्ष पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। और मुझे उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक हम जब कैंपस के अंदर पहुंचेंगे, अगले वर्ष से अगले 10 वर्षों तक, मुझे पूरी उम्मीद है ये संस्थान देश दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान बनने जाएगा और बन के रहेगा। एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की।